नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एमको न्यूज़। आज की जो मौजूदा हालात, कल आप लोगों को पता है कि 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में 8वां चरण का मतदान ख़त्म हुआ है। तो आज एमक्यू न्यूज़ की तरफ से जानिब से हम लोग आज एग्जिट पोल रखने के लिए जा रहे हैं कि आप लोगों को मौजूदा हालातों पर अपने देश और दुनिया की हर तमाम खबरों में आपने मौजूदा हालातों के ऊपर में अपने एग्जिट पोल देखा होगा। आज एमक्यू न्यूज़ के जानिब से एक एग्जिट पोल आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जिसके सामने में मेरे सामने बैठे हैं सैयद नफीरुल इस्लाम साहब, जो एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और एक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट भी हैं। आइए हम लोग उनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पश्चिम बंगाल के मौजूदा जो है इलेक्शन के तौर पे उनका एग्जिट पोल का रुझान क्या है। सर, आप कैसे हैं सर? फ़िलहाल तो ऊपर वाला का रहम करम मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी देशवासी भी ठीक रहे। बहुत अच्छी बात है सर। मगरबी बंगाल का चुनाव कल समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ देश में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। कल मगरबी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 8वां चरण था और 8वें चरण में कल कहीं ऐसी कोई बड़ी घटना की खबर तो नहीं आई है, लेकिन उत्तर कलकत्ता का जो 7 विधानसभा सीट था उसमें कहीं ना कहीं वोटों की जो मतदान है वो कम नज़र आई है। 58% वोटें हुई हैं। ये हो सकता है कि कोरोना का कोई इफेक्ट हो, लेकिन पिछले 4 चरणों का अगर रुझान उठाकर देखा जाए तो जैसे कि देश भर में कोरोना का दूसरा फेज़, दूसरा वेव जो एक सैलाब बनकर आया है, उसकी वजह से मगरबी बंगाल में लोगों का नज़रिया भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दूं, बहुत सारे एग्जिट पोल समीक्षा रिपोर्ट आ चुके हैं, जिसमें कि रिपब्लिक सीएनएक्स का जो आंकड़ा नज़र आ रहा है वो टीएमसी को 128 से 138 सीटें दे रही हैं और बीजेपी को 138 से 148 सीटें दे रही है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स जो है वो बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर ईटीजी रिसर्च की बात करें तो एटीसी रिसर्च जो है तृणमूल कांग्रेस मौजूदा सरकार को 164 से 176 सीटों का आंकड़ा दे रही है, यानी कि बहुमत से काफ़ी सीटें पार है, जबकि बीजेपी को 105 से 115 और संयुक्त मोर्चा यानी कि कांग्रेस, सीपीआईएम और आईएसएफ की जो नई गठबंधन बनी थी उससे 10 से 15 सीटों का ही सिर्फ रुझान नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ टाइम्स नाउ सी वोटर का अगर समीक्षा देखें, जो कि तकरीबन 60,000 लोगों का ये ज़मीनी स्तर पे समीक्षा रिपोर्ट है, जिसमें फिर दिखाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटों आ सकती है और बीजेपी 109 से 121 सीटें। पी मार्क 152 से 172 सीटें दिखा रही तृणमूल कांग्रेस को, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो कि गोल्डन आंकड़ा 148 का, उससे कई ज़्यादा सीटें दिखा रही है और बीजेपी को 112 से 132। एबीपी सीएनएक्स तृणमूल कांग्रेस को 138 सीटें दिखा रही है, जबकि बीजेपी को 148। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष वो गोल्डन मैजिक फिगर का आंकड़ा पार दिखा रही है, 152 का आंकड़ा दिखा रही है, 125 से 135 बीजेपी को दिखा रही है, जहां तक के संयुक्त मोर्चा सीपीआईएम, आईएसएफ और कांग्रेस के गठबंधन से 16 से 26 सीटों का आंकड़ा दिखा रही है। और जन की बात 104 से 121। लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है वो आया है चाणक्य टुडे का। चाणक्य टुडे जो है तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी से 40 सीटें ज़्यादा दिखा रहे हैं, 190 का आंकड़ा दिखाया है, जबकि इंडिया टीवी ने भारतीय जनता पार्टी को 192 का आंकड़ा दिखाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 2006 और 2011, 2016 की अगर समीक्षा करें या उससे पहले की समीक्षा करें, 1972 या 1977 जब सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री बने थे, 77 में ज्योति बासु बने थे, फिर बुद्धा देव आए और फिर ममता बनर्जी आए, लेकिन जब भी हुकूमत बनी है हमारे देश में, हमारे राज्य में, पश्चिम बंगाल में, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें लाकर यहाँ हुकूमत बनी। अभी तक कोई हंग असेंबली का मामला सामने नहीं आया है। तकरीबन 170-180 सीटें कोई भी राजनीतिक दल लाई और उन्होंने हुकूमत बनाया। लेकिन जो चौंकाने वाली आंकड़ा है वो ये है कि जन की बात जो है वो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को 104 से 121 सीटें दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 162 से 185 सीटें और संयुक्त मोर्चा को 3 से 9 सीटों का ही आंकड़ा नज़र आ रहा है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े,
लेकिन पिछले 4 चरणों का अगर रुझानी देखें और हमारा एक जो सर्वे रिपोर्ट आया है, मैक्सिम एंड नेक्सस का एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसने 23 जिलों में से निकाल कर 17 जिलों का उन्होंने एक समीक्षा किया था, लोगों तक पहुँचे थे और तकरीबन 17,000 लोगों से उन्होंने बात किया और बात करने के बाद जो है उनकी जो ज़मीनी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को 165 से 175 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। जबकि अगर पिछले विधानसभा का अगर समीक्षा देखें आप, जो रिपोर्ट है पिछले विधानसभा के रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो बीजेपी के पास केवल 3 सीटें थी, लेकिन 3 सीटों के बनिस्बत अगर 80 से 90 सीटें भी आ रही तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक फ़ायदा है। लेकिन ये फ़ायदा लोकसभा चुनाव के बाद तब्दील हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी अलग अलग ज़िलों में जाकर धर्मांतर धर्म के ऊपर जो उन्होंने कार्ड, जो उन्होंने एक खेल खेला है और कहीं ना कहीं वो कामयाब होते नज़र आ रहे थे। लेकिन एक कुदरती मार कोरोना के हैसियत से जो बढ़ा और कोविड का जो सेकेंड वेव, जो एक सैलाब, एक सुनामी, एक काल बैसाखी बनकर हमारे देश में आया है, जहां अब मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटों में 3,86,725 पॉजिटिव केसेस सामने आए और 3500 लोगों की मृत्यु हुई। ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि मैं गैर सरकारी आंकड़ा को मैं अगर बताऊं, ये दावा है, ये चैलेंज है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि रोजाना 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार छुपा रही है। मैं आपको बता दूं, सरकार आत्मनिर्भर की बात करती है। अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, इन देशों से मदद आ रही है। आत्मनिर्भर की जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, खत्म नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं एक बड़ा खबर आपको दे दूं आप दर्शकों के लिए, जो नेशनल मीडिया के पुजारी है, जो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया के जो भक्त है, उनके लिए एक बहुत दुखद खबर है। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट श्री रोहित सरदाना का स्वर्गवास हो गया है कोविड से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम सब दुआ करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि तमिलनाडु में भी चुनाव हुए थे और तमिलनाडु में डीएमके यानी कि स्टालिन और कांग्रेस की सरकार मजबूती से बनती हुई नजर आ रही है, जबकि आसाम में नेक टू नेक लड़ाई चल रही है और केरला में या तो यूडीएफ या एलडीएफ दोनों में से किसी एक की सरकार बन सकती है, जबकि पुडुचेरी भी हंग असेंबली नजर आ रहा है। तो ये है मौजूदा एग्जिट पोल का रुझान जो मैंने आप लोगों के सामने रखा और बहुत सारी और भी बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा हालात है उत्तर प्रदेश के, बिहार के और महाराष्ट्र के, दिल्ली में 15 मई तक, महाराष्ट्र में 15 मई तक फुल लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन एग्जिट पोल का जो मामला है वो लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, जबकि बहुत सारे नेशनल मीडिया और बहुत सारे पत्रकार इसके खिलाफ है, सोशल मीडिया भी खिलाफ है। कल ही मैं आपको बता दूं आज तक में जब सुमित अवस्थी जी लाइव शो कर रहे थे एग्जिट पोल में और वहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण थे, उन्होंने एग्जिट पोल शुरू ही किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने उस एग्जिट पोल से विदा लेना चाहा और उन्होंने एक ही बात कहा कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो लड़ाई बाद में की जाएगी, अभी देश को बचाने की बात है। मैं पवन खेरा जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके दिल में देश के लिए इतनी हमदर्दी है और साथ ही साथ सुमित अवस्थी जी से भी कहूँगा कि थोड़ी इंसानियत आप भी जगाएं, क्योंकि क्या पता कल को किसकी टिकट कट जाए भगवान के पास, किसी को नहीं पता है। सर एक सवाल है मेरा, लास्ट फेज नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आया था, लास्ट फेज ऑफ द 221 वेस्ट बंगाल इलेक्शन टेक प्लेस टुडे इन लाइन विद द कोविड-19 प्रोटोकॉल। आई कॉल अपॉन द पीपल टू कास्ट देयर वोट एंड इनरिच द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लगता है कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या कोरोना के लिए लोगों को बचाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये जो ट्वीट किया है ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि वोट आएंगे और वोट जाएंगे, डेमोक्रेसी का ये त्यौहार ज़रूर था। लेकिन अभी आखिरी 2 चरणों का जो मामला था, मगरबी बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, लोगों की जान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जान अगर किसी की नहीं बचेगी तो वो दोबारा वोट देने के लायक नहीं बचेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस ट्वीट की निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ और प्रधानमंत्री से ये अपील करता हूँ कि ऐसी बातें आपकी ज़बान से शोभा नहीं देती हैं। अच्छा
अच्छा सर, एक बात बताएं कि अभी जो मौजूदा हालातों पर क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत, जितने आपने भी काफ़ी सारे चैनलों का नाम बताया है, सब ने अलग अलग अपना एग्जिट पोल बताया, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट, काफ़ी जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, आप एनालिस्ट भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है पश्चिम बंगाल में सरकार जो बनेगी, ममता बनर्जी की सरकार फुल बहुमत से बनेगी, कहीं उनको गठजोड़ करना पड़ा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल में जितनी भी रुझानें आई हैं, तमाम रुझानों को अगर हम एक बक्से में डाल दें और उसे शेक करें तो उस शेक का जो रिपोर्ट आएगा, जो ब्लॉसम उससे तैयार होगा, जो उसकी जो महक बाहर आएगी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत अकेले पार कर रही है और उसे किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ममता बनर्जी की जीत नहीं है, ये जीत है अच्छे कामों की, अच्छे माहौल की। ममता बनर्जी को लोग सिर्फ मगरी बंगाल के लोग नहीं पसंद करते, पूरे हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं। और ये इलेक्शन ने साबित कर दिया है, कि पूरे ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल में आई थी, ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो है सूत्र साफ नज़र आ रहा है। और पूरी तरीके से 2 मई को जो रुझानें बता रही हैं, जो समीक्षाएं बता रही हैं, और सबसे बेहतरीन समीक्षा चाणक्य टुडे का बता रहा है, और साथ ही साथ एबीपी न्यूज़, सी वोटर और टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च का जो रिपोर्ट है, उनके हिसाब, उनके आकलन से तो सीटें बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो समीक्षा रिपोर्ट है, जो हमने 17 ज़िला में की थी, उसका भी एक डेटा हमारे पास है। उसके हिसाब से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस मौजूदा सरकार को 165 से 175 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि पूर्ण बहुमत से तकरीबन 35 से 36 सीटों का ज़्यादा आंकड़ा है, और बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। अब लोगों ने अपना जो डिसाइडर है, अपना सोच, अपनी जो विचार है, वो ईवीएम में बंद कर दिए। अब 2 तारीख को ईवीएम खुलेगा, और जब ईवीएम खुलेगा तो वो सबों में बटेगा, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो या तृणमूल के वोटर हो। लेकिन ममता बनर्जी सबके साथ रहती हैं, और हकीकत में अगर कोई विकास करता है तो वो ममता बनर्जी करती है। बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि ये जो सवाल है, अभी के मौजूदा हालातों पर पश्चिम बंगाल में सन 2021 का जो इलेक्शन चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये दावा कर रही कि 200 सीट लाएंगे, और जो इलेक्शन का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जो एग्जिट पोल के हिसाब से, कहीं ना कहीं बीजेपी अगर 80-90 सीट भी ला रही है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अगर 80-90 सीट लाना, और ममता बनर्जी का जो लहर था पश्चिम बंगाल में, अगर बीजेपी 80-90 सीट भी ला रही, तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से जीती है, वो समझ सकते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा है कि 18 लोकसभा सीटें उनके पास है, और 18 लोकसभा सीटों का अगर आंकड़ा देखें तो 127 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं। अगर उस आंकड़े को जोड़कर चले, और उस आंकड़े के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट ओपिनियन पोल के अनुसार अगर देखा जाए तो 100 सीटें से कम आ रही, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके पास 18 सांसद हैं, 127 सीटों की आपके पास बढ़त थी, उसके बावजूद भी इनके पास रुझानों के हिसाब से 100 से कम सीटें आ रही हैं। और ममता बनर्जी को थोड़ा सीटों का नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि इनके राजनीतिक दल में जो बेईमान लोग थे, वो पलट कर भारतीय जनता पार्टी के आंचल में जाकर छुप गए, उनके मशीनों में अपने आप को धुलने की कोशिश की। लेकिन रिजल्ट 2 तारीख को कौन कितना धुला है, किसकी कितनी सफाई हुई है, ये 2 तारीख को नज़र आएगा। ये आप जनता को दिखा सकते हैं। सर आप सर आपकी जो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है सीएम के उम्मीदवार के लिए वो खड़ी है इस बार के इलेक्शन के लिए, अगर बीजेपी मैं एक तो बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट जो सीएम उम्मीदवार के लिए? देखिए, बीजेपी ने अभी तक अपनी कोई सीएम की उम्मीदवारी तो रखी नहीं है, और जहाँ तक रुझानों का संकलन नज़र आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 1-2 एग्जिट पोल के अलावा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दिखाया गया है। तो जब तक पूरी तरीक़े से रुझानें साफ़ नहीं हो जाती, क्योंकि ये सिर्फ रुझान है,
2 तारीख सुबह 7 बजे जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी और 11, 12, 1 बजते जब लीड और विनिंग कैंडिडेट के आंकड़े सामने आएंगे, तब जनता साफ समझ जाएगी कि किसकी हुकूमत बन रही है। लेकिन मैं एक शेर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म MK न्यूज़ के ज़रिए से कि इरादा लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादा लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही सरकार बनाते हैं जो लोगों के साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात सर। आप जानते हैं सर, आपको भी ये शायद आपको ये पता चला ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 तारीख को जो जहां पर वोट काउंट होता है वहां अंदर जाने से जो है मना कर दिया है कि और ना ही अगर कोई पार्टी जीतती भी है तो शायद वो एंजॉय भरपूर खुल के नहीं कर पाएगी फॉर ड्यू टू कोरोना क्राइसिस की वजह से। कोरोना जो वायरस अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन का आँख बहुत देर में खुला है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती तो पश्चिम बंगाल में बचे हुए 4 चरणों का चुनाव एक दिन कर सकती थी। हो सकता है कि ज़्यादा और बल की ज़रूरत पड़ सकती थी, चाहे वो केंद्र के बल हो, राज्य के बल हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं पूरी तरीक़ा से फेल हो गई है। और यही वजह था कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाया है, एक डांट लगाई है। और कुछ हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि इनके ऊपर खून का मुकदमा चलना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन डर कर, सहम कर ये फैसला लेने पे मजबूर हो गई कि चुनाव की जो रिजल्ट डे है उस दिन RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ एजेंट्स जाएंगे और कैंडिडेट जो विनिंग कैंडिडेट होंगे उनके साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। आप आतिशबाजियां और जश्न नहीं मना सकते हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन को एक बात कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन भले ही वहाँ बहुत बड़े पद अधिकारी हो, लेकिन उनको अभी भी समझ नहीं है। इतना समझना चाहिए कि अगर पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है और उस दूसरे घर में शादी होता है तो इंसानियत के नाते वो शादी रोक दी जाती है। आपको 4 चरण का चुनाव 1 चरण में अगर आप करा देते तो शायद मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, पुडुचेरी और केरला में कोरोना के जो मर्ज बढ़ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि अभी कोलकाता में 4 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अभी रिसेंटली बहुत अच्छा सवाल है ये। कलकत्ता बिजनेस ट्रेडर्स एसोसिएशन के जानिब से कलकत्ता शहर में जो कमर्शियल मार्केट है, कमर्शियल जो उत्पादन होते हैं, जो ख़रीदारी होती है, मैं उनके चेयरपर्सन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया ताकि जिस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव केसेस, इफेक्टिव केसेस, संक्रमित मामले और मृत्यु सामने आ रहे हैं, 4 दिन उनसे जुड़े हुए तमाम मार्केट, जिसमें चांदनी मार्केट भी आता है, बड़ा बाजार भी आता है, जितने भी कमर्शियल मार्केट है वो बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेंगे ताकि लोग घरों से कम निकले और संक्रमित कम हो। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूं और उनका साथ देता हूं। अगर हमारी भी कहीं ज़रूरत पड़ती है हम जैसे लोगों को समझाने में, तो हम आपके साथ शामिल हैं। सर, एक आखिरी सवाल करता हूं सर आपसे। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि 2 तारीख को रिजल्ट आउट होने के बाद क्या पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन के लिए क्या लग रहा है कि इसमें जो लोग आम जनता, इसमें हम क्या लग रहा है कि उनको किस तरीके से एक प्रिकॉशन उनको लेके चलना चाहिए? देखिए, 2 तारीख के बाद ये तो तय हो गया है, चाहे ईवीएम में जितने भी घोटाले हो, जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो, हुकूमत तो तमाम रुझानों के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस बना रही है। और हुकूमत बनते ही मैं TMC सुप्रीमो मोहतरमा ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी से ये अपील करता हूँ और उनके तमाम कोर कमेटी सदस्य से भी ये अपील करता हूँ कि रमज़ान चल रहा है, 14 तारीख को ईद है। अगर 2-4 दिन के लिए पूरे मगरबी बंगाल में लॉकडाउन किया जाए, लोगों को समझाने के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए, तो हम जैसे लोगों का उनको पूरा समर्थन है और ऐसा करने से लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं नाजरीन कि आज जो हमारे न्यूज़ चैनल में एक काफ़ी जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सैयद नफीरुल इस्लाम साहब ने काफ़ी अच्छा एग्जिट पोल बताया, काफ़ी सारे बातों की खुलासे हुई। आने वाले और भी ऐसी रिपोर्ट के लिए बने रहे MK न्यूज़ हिंदी के संग कैमरामैन इरफान में मोहम्मद शब्बीर। धन्यवाद।